हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आए हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हसन अकेडमी नेट जेआरएफ एजुकेशन पे। जो मैं 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला स्टार्ट की थी एजुकेशन, जो शिक्षा शास्त्र हमारा विषय है उसके लिए क्वेश्चन है नेट के लिए। नेट जो आने वाला नेट का एग्ज़ाम होगा हमारा जून में 2025 में। तो अभी हम 32 से स्टार्ट करने वाले हैं। विच ऑफ द पर्सनैलिटी ट्रेड्स में बी टेकन एज एक्सप्लेनेटरी प्रॉब्लम, वो प्रिंसिपल सॉरी जो हमारा जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी को? कौन से ट्रेट्स होंगे? वो सरफेस ट्रेट होंगे कि सोर्स ट्रेट होंगे? तो जाहिर सी बात है जो मूल होते हैं, अभी इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। व्यक्तित्व के किन विशेषकों को व्याख्यात्मक सिद्धांत के रूप में लिया जा सकता है? जो कुछ मूल ट्रेट होते हैं किसी में, तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? वो हमें सोर्स ट्रेट, सोर्स जिनको हिंदी में मूल ट्रेट्स बोलते हैं। मूल विशेषक ही ऐसे विशेषक होते हैं जिनका प्रयोग व्याख्यात्मक सिद्धांत के रूप में किया जाता है, जो कि कैटल ने दिए थे। सरफेस ट्रेट जो कितने 16 तरह के जो बेसिक ट्रेड्स रहते हैं किसी में, जैसे किसी की ईमानदारी और ट्रस्ट और क्रिएटिव, मतलब बहुत सारे, एक इंसान के अंदर बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं जिनमें मतलब 16 तरह की पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं जिसको हम चेक कर सकते हैं। कैटल की 16 PF एक जो उन्होंने ये दी थी, अपना एक सिद्धांत दिया था, तो उससे हम आप पता लगा सकते हैं। जो 33 है एडजस्टमेंट प्रोसेस बिगिन, तो इसका आंसर होगा सोर्स ट्रेड्स। एडजस्टमेंट प्रोसेस बिगिन विद, जो हमारा एडजस्टमेंट का प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो टेंशन रिलीज एफर्ट नीड्स, इसको हिंदी में पढ़ेंगे। समंजन प्रक्रिया या फिर समायोजन प्रक्रिया का प्रारंभ होता है, वो तनाव से होता है कि तनाव निर्माजन से होता है, आवश्यकताओं से होता है, प्रयास से होता है? तो टेंशन रिलीज से होता है, इसका आंसर होगा सेकंड। वेलनेस लाइफ स्टाइल डिपेंड ऑन द पर्सन, जो इंसान की जीवन शैली है वो किस पर निर्भर करती है? इसका क्या है? एफ्लुएंस ऑफ एडिक्वेसी मीन्स एंड देयर अवेलेबिलिटी, वैल्यू एंड एटीट्यूड। किसी के वैल्यू एंड एटीट्यूड से हम देख के पता लगा सकते हैं किस तरह का जीवन शैली है। तो इसका आंसर होगा 34 का 33। 35 इन गैगने हायरार्की विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विल नॉट टू बी इंक्लूडेड इन कॉन्सेप्ट लर्निंग। 35 गैगने की जो हायरार्किकल थ्योरी एक कॉन्सेप्ट था, उन्होंने एक पूरी जिसमें 8 तरह के मतलब हायरार्किकल उसमें लर्निंग अधिगम के जो टाइप थे उसमें बताए थे कि जो बच्चा है हमारा या फिर कोई सीखने के जो तरीके हैं वो किस किस दौर से होकर गुजरते हैं। फर्स्ट उसमें था जो हमारा साइन लर्निंग था, सेकंड था रिस्पॉन्स लर्निंग, थर्ड था हमारा चेनिंग, और फोर्थ था हमारा वर्बल, जिसको हिंदी में शाब्दिक बोलते हैं, और डिस्क्रिमिनेशन हमारा 5 था। संप्रत्यय अभी देखेंगे। संप्रत्यय कॉन्सेप्ट था। सिद्धांत या नियम, रूल कॉन्सेप्ट पहले आएगा, उसके बाद आएगा रूल, उसके बाद आएगा समस्या। तो इसको हम अगर फर्स्ट जो हमारे 4 हैं उनको हम लेंगे कि वो लोअर लेवल लर्निंग प्रिंसिपल हैं, और जो लास्ट के 4 रहेंगे वो हमारे हायर लेवल लर्निंग है। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में बच्चों को क्या होगा कि जैसे संकेत देंगे, फिर उसके बाद उनका रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स के बाद वो वर्बल चेनिंग करेंगे, मतलब श्रृंखला बनाएंगे। जैसे जो क्या होता है चेनिंग सीखेंगे, मतलब फर्स्ट हमने ये सीखा था ए बेस है, उसको पूरा अगर हम देखेंगे तो उनको मतलब एक वर्ड में बनाएंगे इसका क्या मतलब है। तो चेनिंग के बाद वो एसोसिएट करेंगे जो वर्ड्स रहते हैं, तो वो एक लोअर लेवल है छोटे बच्चों के लिए। आगे का देखें, डिस्क्रिमिनेशन कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसमें क्या नहीं है, मतलब इन्होंने है जो हमारे स्टार्टिंग, जैसे मान लो अगर चेन लर्निंग है, चेन लर्निंग हमारा कौन से नंबर पे है? 3rd नंबर पे। इसमें आ गया कि इसमें कौन सा नहीं है। चेन लर्निंग इन्होंने दे दिया, और इसमें शुरू के 4 दे दिए, उद्दीपक अनुक्रिया और संकेत अधिगम और शाब्दिक साहचर्य, और इसमें कौन सा नहीं है ये बता दिया कि इसमें सिद्धांत का नियम भी दे दिया। 4 जो शुरू के 3 है उसमें सिद्धांत का नियम दे दिया, तो उसमें कौन सा नहीं होगा? सिद्धांत का नियम, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग के दिए हैं, तो इसका आंसर होगा सेकंड। और फिर हम 37 पे जाएं। विच वन इज नॉट ए वैलिड आर्गूमेंट ऑफ, ये भी हम नहीं, 37 नहीं हुआ,
ए सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव एंड डिलिबरेट। 36 एक बार गैगने के दो तरह के मतलब लर्निंग थ्योरी दी गई है, जिसमें वो काफ़ी बार पूछा जाता है। 36 का देखेंगे, विच वन इज़ नॉट ए वैलिड आर्गूमेंट फॉर कंडक्टिंग रिसर्च एजुकेशन। 37 नहीं, 36 पे हम आए हैं। सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव एंड डेलिबरेट एफर्ट ए आंसरिंग मीनिंगफुल क्वेश्चन। इसको एक बार हिंदी में पढ़ ले रहे हैं क्योंकि सिंपल वैसे समझ में आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। pertaining टू ए फील्ड ऑफ इंक्वायरी और अबाउट फिनोमिना इज कॉल्ड। निम्नलिखित में से किस ज्ञान क्षेत्र के संबंध में अथवा किन घटनाओं के बारे में सार्थक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ और सुविचारित कोशिश कहलाती है? क्या कहलाती है? ये रिसर्च ही कहलाएगा, जिसमें सिस्टमेटिक होगा, मीनिंगफुल होगा, ऑब्जेक्टिव बेस होगा, सिस्टमेटिक होगा। तो इसका जो आंसर है सेकंड आएगा। इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? सेकंड आएगा। अब हम चलते हैं अब है 37 को एक बार पढ़ ले। विच वन इज़ नॉट वैलिड आर्गूमेंट फॉर कंडक्टिंग रिसर्च इन एजुकेशन। अब सारे ऑप्शन पढ़ के फिर वो देखें कि कौन सा उनमें से ज़्यादा सफिशिएंट नहीं लग रहा है। मतलब एक बिल्कुल सफिशिएंट होगा और 3 कम सफिशिएंट होंगे, कम वैलिड होंगे। तो इनमें ज़्यादा वैलिड, वैसे तो ज़्यादातर सब ही सही लगते हैं, बट फिर भी हमको अप्रोप्रिएट देखना है। तो इसमें जो 37 है, इसको अब एक बार हिंदी में पढ़ेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में शोध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक तर्क नहीं है? तो इसमें सी पढ़ेंगे। फर्स्ट, शिक्षा के सिद्धांत विषय के लिए बिल्कुल प्रमाणिक तर्क है। शैक्षिक व्यवहार में सुधार के लिए, जो कि एनवायरमेंट ऑफ एजुकेशनल क्या है, प्रैक्टिस बिल्कुल सेफ। फॉर डेवलपिंग साउंड एजुकेशनल पॉलिसीज़, इसके लिए भी वैलिड आर्ग्यूमेंट है। इम्प्रूविंग इन सोशल अवेयरनेस ऑफ टीचर, तो इसके लिए जो कौन सा प्रमाणिक तर्क नहीं है, आर्गुमेंट नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में। शैक्षिक व्यवहार के सुधार में भी, सिद्धांत के लिए भी, ठोस जो नीतियाँ बनाने के लिए उनमें भी हो जाता है। शिक्षकों की सामाजिक जागरूकता में सुधार के लिए, तो इसमें थर्ड आंसर है हमारा, ये जो नहीं होगा। अभी हमारा हिंदी में भी देख सकते हैं, मैंने ऐसे ही दिया है। अभी 38 पे जाएंगे। विच टाइप ऑफ रिसर्च एम explanation of the status and condition exist at present। एट प्रेजेंट मतलब अप्लाइड रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव है, एनालिटिकल है, फंडामेंटल है। फंडामेंटल में क्या है, जो हमारे प्रिंसिपल है वो बनाए जाते हैं। अप्लाइड में उनको अप्लाई किया जाता है, जो हमारी प्रॉब्लम है उनको सोल्व करके देखा जाता है। जब प्रिंसिपल बन जाते हैं तो अप्लाइड में उनको अप्लाई किया जाता है कि ये जो हमारा जो सिद्धांत बना है उसको अप्लाई करके जो भी हमारे प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एनालिटिकल में हम उनको एनालिसिस करते हैं, और डिस्क्रिप्टिव में जो भी हमारी प्रेजेंट है उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें प्रेजेंट एग्जिस्ट एट ए प्रेजेंट दिया हुआ है, इसको एक बार हिंदी में पढ़ ले रहे हैं। अनुसंधान के किस प्रकार में ऐसी दशा और स्थितियों की व्याख्या का लक्ष्य होता है जो वर्तमान में मौजूद है? तो इसका आंसर होगा डिस्क्रिप्टिव। 39, ए टीचर इज स्टडिंग इज द इम्पैक्ट ऑफ हिज पर्सन एसोसिएशन विद स्टूडेंट ऑन स्टूडेंट्स डिसिप्लिन हिज हर क्लास। दिस टाइप ऑफ रिसर्च में बी कॉल्ड। इसको क्या बोलेंगे? क्लास में या सुधार में, किसी भी चीज़ में जब कोई रिसर्च किया जाता है, इसमें कोई शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों के साथ अपने व्यक्तित्व साहचर्य को, उनके अनुशासन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कर रहा है, इस प्रकार के शोध कार्यों को कहा जाता है। तो इनको अप्लाइड और क्या है, एक्शन रिसर्च कहा जाएगा। ये वर्ड आप याद रखिए, जो भी क्लास में या फिर टीचर से रिलेटेड साथ में या सुधार में, इम्प्रूवमेंट में, जहाँ इस तरह का कोई वर्ड आएगा तो उसमें एक्शन और अप्लाइड रिसर्च ही आता है। 39, 40 in a study of the effect peer learning is being studied in relation of student achievement and motivation. What type research label will be acceptable for this study? तो 40 का किसी अध्ययन में छात्रों की उपलब्धि एवं अभिप्रेरणा के संदर्भ में समवर्गीय अधिगम का अध्ययन किया जा सक रहा है। इस अध्ययन के लिए शोध प्रकार का कौन सा नाम स्वीकार्य होगा? तो इसमें दो ऑप्शन मुझसे हैं। देखो इसमें क्या है, जो अचीवमेंट है और जो मोटिवेशन है, उनका जो क्या है स्टूडेंट में रिलेशन। तो इसमें अप्लाइड रिसर्च
इससे अप्लाइड रिसर्च बिल्कुल होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगी। इनके दोनों आंसर सही हैं, इसमें एनटीए ने दोनों आंसर सही माना है। तो क्या है अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड और डिस्क्रिप्टिव, इनमें दोनों आंसर सही माना था एनटीए ने। अब हम आगे देखेंगे द प्रोसेस ऑफ बाय विच इंडिकेटर ऑफ ए वेरिएबल आर मेड ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल इज कॉल्ड। इनको क्या बोला जाता है? जैसे इसमें जिस प्रक्रिया में किसी चर के सूचर इंद्रिय गोचर और मापन योग्य हो जाते हैं वह कहलाते हैं। मापन योग्य हो जाते हैं तो उनको ऑपरेट करना कहलाएंगे। ऑपरेशनलाइजिंग द वेरिएबल, डिफाइनिंग द वेरिएबल, किसी उसका अगर रिसर्च में हम कोई भी वेरिएबल लेते हैं तो वो मेजरेबल और मापने योग्य है, मतलब ऑब्जर्वेबल और मापने योग्य इसलिए हैं क्योंकि उनको ऑपरेट किया जाता है, उन्हीं पे रिसर्च किया जाता है। और इसका क्या होगा? सेकंड। 41 हिंदी में भी देख सकते हैं। 38 का आंसर विवरणात्मक मूलभूत होगा, स्थितियों का विवरणात्मक होगा। कोई शिक्षक अपने छात्रों में कक्षा के साथ व्यक्तिगत साहचर्य एक बार पढ़ेंगे, आंसर लगाएंगे। तो अभी 42 का देखें। एनालिटिकल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेबल, केस स्टडी से अब अच्छे से ध्यान से मतलब इसमें जब जो भी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के जो क्वेश्चन रहते हैं, जो मैचिंग वाले रहते हैं, इनमें अगर एक क्वेश्चन सही रहता है, कई बार ये जो ऑप्शन दिए रहते हैं इनमें दो ऑप्शनों को आपस में मतलब इतना ज़्यादा मिसमैच किया जाता है कि मतलब समझ में नहीं आता। बट अगर दो भी क्वेश्चन आपको मिल गए, पहली बात तो एक ही मिल जाए, कई बार होता है कि ऑप्शन में एक से ही आंसर निकल जाता है, फिर भी दो क्वेश्चनों को तो कम से कम ऐसा होना चाहिए कि आपको बिल्कुल पक्का पता हो। जैसे केस स्टडी है, केस स्टडी का क्या मतलब है? जो गहन अध्ययन है, जो भी डीप स्टडी करते हैं हम किसी भी, जैसे इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मैनर में अगर हम केस स्टडी करते हैं, जैसे हम किसी भी मतलब इसमें किसी यूनिट की, किसी एक पर्सन की, किसी एक यूनिट की, किसी एक संस्था की, एक यूनिट की, एक डिपार्टमेंट की, मतलब गहराई से अध्ययन करते हैं तो डी का फर्स्ट होगा। इसमें देख लीजिए डी का फर्स्ट है। इसमें जो 42 में फोर्थ ऑप्शन सही है, डी का फर्स्ट। एक का 3 एक बार चेक कर सकते हैं। एनालिटिक ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में इसमें कुछ तरह के नोट्स, रिकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंट कुछ आएंगे, तो ये इससे समझ में आ रहा है कि हाँ ए का 3 है, बी का 4 है। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेबल स्केल, यूज ऑफ स्कोर कार्ड्स और पार्टिसिपेंट, जब हम कहीं भी किसी भी कल्चर की स्टडी उनके साथ रह के करते हैं, उनके जैसा बिहेव वो कर रहे हैं उनके साथ में, वही उसको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उनके साथ, मतलब किसी भी कल्चर की स्टडी उनके साथ रह के ही की जाती है। इसमें ये है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेबल। तभी हमें पता चलता है कि मान लीजिए कई बार शेड्यूल ट्राइब हैं, ऐसे एरिया में रहती है, वो किस तरह का खान पान है, किस तरह की कल्चर को अपना रहे हैं, किस तरह से रहते हैं, वो किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनको उनके साथ रह के ही पता चलता है। तभी उनकी स्टडी, तभी उन पर रिसर्च किया जा सकता है। तो पार्टिसिपेंट सी का क्या है? वी। इंटरेक्शन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, पॉसिबल यूज और टेप एंड वीडियो रिकॉर्डिंग। 42 का होगा फोर्थ। अब 43 फोर्थ होगा 43 एज वेल डिफाइंड एग्रीगेट फ्रॉम विच ऑफ रिसर्चर्स सेलेक्ट सम रिप्रेजेंटेटिव यूनिट फॉर स्टडी पर्पज इज कॉल्ड। अगर हम कोई भी अगर रिप्रेजेंटेटिव किसी भी पॉपुलेशन से हम कोई एक सैंपल लेते हैं तो किसका रिप्रेजेंट करता है? वो अपनी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये आसान भाषा में दिया गया है। फॉर एजुकेशन स्टडी ऑफ अंडरस्टैंड द सोशल कस्टम इन ए ट्राइबल स्टडी। अभी हमने पीछे पढ़ा, मैच में आया हुआ था और अभी यहाँ भी आया हुआ है। तो इसका सीधा है कि अगर किसी सोशल कस्टम इन ए ट्राइबल सोसाइटी विच इज़ द फॉलोइंग टेक्निक विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। इसको एक बार हिंदी में आपको पढ़ के बताएं। 43 है, जिस सुपरिभाषित समुच्चय में कोई शोधकर्ता अध्ययन के लिए प्रतिनिधि इकाई चुनता है। इसका तो हम हो गया 44। किसी जनजातीय समाज के सामाजिक रीति रिवाजों को समझने के लिए अध्ययन की निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त होगी? तो वो होगी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेबल 2। 44 का 2 हिंदी में भी है, इसको एक बार देख लीजिए। 45 रेजिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फर्मेटिव टाइप 2 एरर। ये गलत है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। सार्थकता के स्तर में
सार्थकता का स्तर अगर बढ़ेगा तो कौन से प्रकार की त्रुटि की संभावना, इसमें दिया गया है कि जो टाइप 2 एरर है वो बढ़ेगा, बट सार्थकता स्तर अगर बढ़ेगा तो टाइप 2 एरर घटेगा, ये याद रखिए। और टाइप 1 में घटेगा तो सार्थकता स्तर बढ़ेगा। ये मतलब इसको ऐसे याद करना है कि अगर सार्थकता स्तर हमारा बढ़ रहा है तो टाइप 2 एरर है उसकी संभावना बढ़ जाती है। मतलब सिग्निफिकेंस लेवल हाई तो टाइप 2 एरर की संभावना भी हाई। तो ये गलत है क्योंकि बढ़ता नहीं है, घटता है। सिग्निफिकेंस लेवल अगर ज़्यादा है तो टाइप 2 एरर बढ़ेगा नहीं, घटेगा। और आर में जो रीज़न में दिया गया है, हायर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस increase the portability of rejecting the probability. Higher level of significance increase the probability of rejecting the true hypothesis. इसमें क्या है, सार्थकता के उच्च स्तर से सही परिकल्पना के अस्वीकार की संभावना बढ़ जाती है। हाँ, अगर उसका मतलब ज़्यादा होगा लेवल तो अस्वीकार मतलब स्वीकार हो जाए, अस्वीकार की संभावना बढ़ जाएगी तो मतलब वो स्वीकार होगा। तो इसे समझिए, ये सेकंड वाला सही है। सार्थकता का लेवल अगर हाई होगा तो परिकल्पना को अस्वीकार की संभावना बढ़ जाएगी। अस्वीकार कर दी जाएगी। ये बड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, इसको रट लीजिए कि सार्थकता स्तर अगर ज़्यादा होगा तो जो टाइप 2 एरर है उसकी संभावना कम होगी। सार्थकता स्तर हाई तो टाइप 2 एरर कम, सार्थकता स्तर हाई तो टाइप 1 एरर ज़्यादा। इसका आंसर है 4। इसका आंसर है 4। For conducting a large survey to know the opinion of teachers regarding higher secondary education, which tool will be most appropriate? अगर हम किसी भी टीचर का मतलब क्या करते हैं, सर्वे करते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षा के बारे में जानने के लिए, तो टीचर्स की राय लेना चाहते हैं, सर्वे करते हैं, तो उसमें सबसे बेस्ट होगा क्वेश्चन आयर पे आप टिक करेंगे। इन द ऑर्डर ऑफ इंश्योर दैट द इम्पैक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज ओनली ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल बी मोर अप्रोप्रिएट। तो ये 47 का क्या है, आश्रित चर पर प्रभाव केवल निराश्रित चर की वजह से होता है, इसे सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति ज़्यादा उपयुक्त होगी। तो एक्सपेरिमेंटल में ही सब ने पढ़ा होगा कि मान लीजिए हम एक फर्टिलाइज़र, हमारा एक 2 वेरिएबल होते हैं, मान लीजिए एक पौधा है, फर्टिलाइज़र का हम 2 पौधे हमने लिए हैं तो उनका इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं। फर्टिलाइज़र का अगर हम किसी पौधे पे इम्पैक्ट देखें, एक में हम डाल रहे हैं खाद, एक में खाद, दूसरे में खाद नहीं डाल रहे हैं, तो जिस पर खाद डाल रहे हैं उसमें उसकी ग्रोथ में वो क्या प्रभाव दिखेगा। तो प्रभाव दिखेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको एक्सपेरिमेंट करके ही देखा जाएगा। तो जो स्वतंत्र वेरिएबल हमारा होता है और आश्रित चर और स्वतंत्र चर में हम हेर फेर करते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट हम देंगे, घटाएंगे तो उस पर इम्पैक्ट कम पड़ेगा, बढ़ाएंगे तो ज़्यादा पड़ेगा। तो ये दोनों मैनर में अलग अलग इसकी डेफिनेशन है, इसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। 48 विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विल बी बेटर फॉर ए सैम्पल ऑफ 5 स्टूडेंट हुज स्कोर आर एज। तो इनमें से जो मीडियन में बीच में आएगी, सबसे पहले है कि जो इसमें क्या है, इसमें हेर फेर अगर करते हैं तो बराबर होते हैं, मतलब दोनों के जो अगर सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कोई भी सेंटर में है, मान लीजिए 45, 46, 47 है, तो इसमें है कि माध्यिका किसी वितरण में वह बिंदु है जिसके दोनों ओर बराबर प्राप्तांक होते हैं तथा माध्यिका में वितरण की किसी प्राप्तांक में परिवर्तन होने पर भी माध्यिका में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्राप्तांक में परिवर्तन होता है तो माध्यिका में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसमें जो मीड का रहेगा भाई उसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर होगा ये सेकंड, मीडियन। अब हमारा 49 इन ए पॉजिटिव कोरिलेशन इन द इंक्रीज। अगर हमारा कोरिलेशन में क्या होता है, एक्स और वाई 2 तरह के वेरिएबल होते हैं, अगर एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा।
तो इसमें क्या है पॉजिटिव, और एक्स घटेगा तो वाई भी घटेगा, तो ये भी मतलब सकारात्मक, दोनों सकारात्मक ही है, बढ़ेगा बढ़ेगा सकारात्मक, घटेगा घटेगा सकारात्मक, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है तो नकारात्मक, इसका होगा इंक्रीज। इफ़ देयर इज ट्रू डाइकोटोमी प्रेजेंट इन टू वेरिएबल विच ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशन टेक्निक विल बी सुटेबल। यदि दो चरों में यदि सही द्वित्व मौजूद हो, मतलब ट्रू डाइकोटोमी हो, तो कौन सी तकनीक सबसे बेहतर रहेगी। इसमें होगा पॉइंट बाय सीरियल। इसको एक बार देख लेते हैं कहाँ यूज़ किया जाता है। जहाँ एक चर जो हमारा एक वेरिएबल है वो तो कंटिन्यूस रहेगा, तो दूसरा रहेगा डाइकोटोमी, और यह मतलब रियल होना चाहिए। जैसे इंटेलिजेंस है और जेंडर है, इसके बीच सहसंबंध निकालना हो तो पॉइंट बाय सीरियल लगाएंगे। थैंक यू एवरीवन।